हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल साइंस। आज हम क्लास 8 का एक साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये वीडियो आपको पार्ट्स में मिलेगी क्योंकि ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने के लिए आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। एनसीईआरटी सबसे पहले आपको ये बता रही है प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स, जो सिमिलर काइंड ऑफ पार्टिकल्स से बनते हैं, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। हमारी अर्थ पर टोटल अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं दे आर 118 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं और इन 118 एलिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मेटल एंड वन आर नॉन मेटल्स। अब ये डिवीजन किस बेसिस पर किया गया है? दिस डिवीजन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को देखा गया और उन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हर एलिमेंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वन इज मेटल एंड वन इज नॉन मेटल। अगर हम सबसे पहले मेटल्स की बात करें तो मेटल्स में हमें कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज मेटल आपको कहाँ पर मिलते हैं? मेटल आपको मोस्टली अर्थ के अंदर मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थ क्रस्ट, मतलब डीप इनटू अर्थ। देन सबसे अबंडेंट मेटल है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल। और अगर आप सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल की बात करेंगे देन दैट इज Fe, या जिसको हम आयरन भी कहते हैं। ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मेटल इज, चार ऐसे मेटल्स को एनसीईआरटी बात कर रही है जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि उसे अगर फ्री स्टेट में छोड़ा जाए तो वो किसी भी कंपाउंड एयर वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में पाए जाते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। तो ऐसे कौन से चार मेटल्स हैं जो बहुत रिएक्टिव हैं इसलिए कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं? वन इज सोडियम, one is potassium, then is aluminium, and one is magnesium. These four are highly reactive metals, इसीलिए ये चारों metals आपको कैसे मिलते हैं? These are reactive, so they are found in compounds. अब कैसे compounds में मिलते हैं? अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, SO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो सल्फाइड बनाएंगे, कार्बन के साथ करेंगे तो कार्बोनेट्स बनाएंगे। तो दे कैन बी फाउंड इन डिफरेंट कंपाउंड्स which can be oxides, sulfides and carbonates. तीन ऐसे मेटल्स की एनसीईआरटी बात कर रही है जो लीस्ट रिएक्टिव हैं, और लीस्ट रिएक्टिव हैं तो कोई डर नहीं है अगर वो फ्री स्टेट में भी मिले। तो ऐसे तीन मेटल्स हैं गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। ये तीनों मेटल्स लेस रिएक्टिव हैं, या आप कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव हैं। लीस्ट रिएक्टिव ऐसे हम मर्करी पढ़ेंगे, इसीलिए ये अपनी नेटिव या फ्री स्टेट में मिलते हैं। दिस इज नटशेल अबाउट मेटल्स। अगर अब हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स आपको मोस्ट नॉन मेटल्स जो हैं वो फ्री स्टेट में मिलते हैं एटमॉस्फेयर में, क्योंकि दे आर लीस्ट रिएक्टिव। ऐसा नहीं है कि ये फ्री में पाए जाएंगे तो ये रिएक्शन कर लेंगे। तो इसलिए जो मैनी नॉन मेटल्स हैं दे आर फाउंड इन फ्री स्टेट। एग्जाम्पल क्या क्या है? ये जो आपके नोट्स बन रहे हैं ये मैं आप ही के एनसीईआरटी से नोट्स बनवा रही हूँ, तो ये आपके चैप्टर को नटशेल में एक्सप्लेन कर रहा है। दिस इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड एवरी इंपॉर्टेंट लाइन विच इज गिवन इन एनसीईआरटी चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्लास 8। ऑक्सीजन and nitrogen, these two are the examples of non-metals which are found in free state. अब ऐसा नहीं है कि सभी free state में मिलते हैं, बहुत सारे non-metals compound की form में भी मिलते हैं। अगेन यहाँ पर कंपाउंड्स किस चीज के साथ मिलकर बनेंगे? जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा ऑक्साइड्स, या नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या बना सकता है? नाइट्रेट्स बना सकते हैं। देन
कुछ नॉन मेटल्स को, दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनको एनसीईआरटी अलग से एक्सप्लेन कर रही है, जिसमें पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है सल्फर। सल्फर एक ऐसा नॉन मेटल है जो दोनों स्टेट्स में पाया जाता है, फ्री स्टेट में भी पाया जाता है एंड कंपाउंड स्टेट में भी पाया जाता है। अगर सल्फर कंपाउंड स्टेट में मिलेगा तो किस फॉर्म में मिलेगा, या तो एज सल्फाइड मिलेगा या एज सल्फेट मिलेगा। Okay, and the second example of non-metal which is found in both free and compound form is carbon. कार्बन अगर आपको फ्री स्टेट में मिल रहा है तो कैसे मिल सकता है, इट कैन बी फाउंड इन एज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। और अगर आप कंपाउंड की फॉर्म में बात करें तो सबसे कॉमन कंपाउंड जो सबको पता है कार्बन का, दैट इज CO2। देन कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं और बाइकार्बोनेट्स भी हो सकते हैं। ओके, दिस इज द समरी अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो एनसीईआरटी स्टार्टिंग के ही कुछ पेजेस में इसकी बात कर रही है। नाउ नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स पता होने से पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, विच इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कोई भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम, कोई भी सब्सटेंस को हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कब कहते हैं? एनी सब्सटेंस इज इनऑर्गेनिक व्हेन इट इज नॉट हैविंग एनी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर उस सब्सटेंस में कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो हम उस सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो अगर आप मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स आर naturally occurring inorganic substances which are found where? Substances found deep under earth। ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो नेचुरली पाए जाते हैं, और कहां पर पाए जाते हैं? अर्थ के डीप या डीप अर्थ की बहुत डेप्थ में ऐसे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। इन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं? दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज मिनरल्स। अब बात करें ओर्स की, तो ओर्स क्या हैं? ओर्स आर द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। ओर्स मिनरल्स ही हैं। कैसे मिनरल्स हैं? ऐसे मिनरल्स फ्रॉम विच दीज definitions are again from your NCERT, from which one or more metals can be extracted profitably। मिनरल्स हमने अभी पढ़ा, मिनरल्स क्या हैं? ऐसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमारी अर्थ के डीप, बहुत डेप्थ में नेचुरली पाए जाते हैं। अब ओर्स क्या हैं? ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम मेटल्स को निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली। अब प्रॉफिटेबली का मतलब क्या है? अगर आप किसी मेटल को निकालने में हजारों रुपए लगा रहे हैं और उसकी वर्थ क्या है? सिर्फ कुछ हंड्रेड्स, सो नाउ दैट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो आप वो काम नहीं करेंगे। दैट इज नॉट अ ओर। और क्या होगा? और वो मिनरल होगा जिससे अगर आप मेटल निकाल सकते हैं प्रॉफिटेबली, ताकि जब आप उसको सेल करें उसकी कमर्शियल वैल्यू, उसकी एक्सट्रैक्शन वैल्यू से ज्यादा होगी, तो वो आपके लिए प्रॉफिट का काम करेगा, एंड दैट इज नोन एज ओर। दो ओर के एग्जाम्पल हमारे पास हैं। वन इज बॉक्साइट और, बॉक्साइट और किसका है? एल्यूमिनियम मेटल का ओर है बॉक्साइट। एंड नेक्स्ट इज हेमाटाइट ओर। हेमाटाइट और किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ आयरन। हेमाटाइट और बॉक्साइट में कंफ्यूज नहीं होना, दो ही एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। हेमाटाइट को कैसे याद रखेंगे? सबको पता है हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे बना है? इट्स वन कंपोनेंट इज आयरन। या इसको ऐसे याद रखो, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ब्लड में। और जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? गाजर खाओ, अनार खाओ, ऐसी चीजें खाओ विच आर, या ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ विच आर रिच इन आयरन। तो जब आप उसको रिलेट कर रहे हैं तो आपको क्या पता चल रहा है कि हीम वर्ड is related to hemoglobin and hemoglobin has something to do with iron. Okay,
तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एंड आपको याद भी रहेगा कि हीमाटाइट और आयरन का है एंड बॉक्साइट और इज फॉर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आज के बेसिक इंट्रोडक्शन में जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो में दैट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि हम और किसको कहते हैं? जिसमें से हम मेटल निकालते हैं प्रॉफिटेबली। तो मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप मेटल निकाल रहे हैं। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन प्योर फॉर्म। अब आपको कोई मेटल चाहिए तो प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए ना, तभी उसकी कमर्शियल वैल्यू होगी। तो जब हम किसी मेटल को उसके ओर से प्योर फॉर्म में निकालते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में हम क्या करते हैं? सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं। वी हैव डिफरेंट वेज टू रिमूव इम्प्योरिटीज। तो हम सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? उस ओर का ट्रीटमेंट करते हैं विथ केमिकल्स टू गेट मेटल इन फ्री स्टेट। जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उन्हें रिमूव कर दिया हमने कॉन्सेंट्रेशन में। रिडक्शन में हमने क्या किया? जितनी भी बची हुई इम्प्योरिटीज हैं या जो अब हमारे पास और है उसको हमने ट्रीट किया ताकि हमारे पास जो मेटल है वो किस फॉर्म में आ जाए? फ्री स्टेट में आ जाए, वो किसी कंपाउंड फॉर्म में ना रहे, ऑक्साइड सल्फाइड की फॉर्म में ना रहे। और थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या हुआ? अब आपके पास मेटल आ गया दैट इज ऑलमोस्ट इन प्योर फॉर्म। अब आपको उसमें जो भी बची हुई इवन 1-2% भी कोई इम्प्योरिटी या कोई कंपाउंड बचा है उसको आप रिफाइन करेंगे एंड फाइनली व्हाट यू विल हैव द मेटल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म एंड नाउ दैट कैन बी यूज्ड कमर्शियली। और जिस भी तरीके से आपने उस मेटल को यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, दिस इज द बेसिक फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कल मैं आपको करवाऊंगी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हम इस मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को आपको एक समरी की फॉर्म में दूं ताकि जब आप ये वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी से पढ़ें तो आपको फटाफट चीजें समझ में आ जाएं। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दिस चैनल इज नॉट ओनली अबाउट content related to class 11 or 12 or college level. It includes everything which is related to science. अब चाहे वो छोटी क्लासेस हैं, चाहे वो बड़ी क्लास है, चाहे वो कोई मेडिकल लाइन से रिलेटेड कंटेंट है, आपको सब इस चैनल पर मिलेगा। सो प्लीज लाइक, शेयर with your friends and also subscribe to my channel. Thank you. Have a nice day.